तो स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रज्ञान में। और आज मैं अपना गेट की जो सीरीज चालू कर रखी थी नेटवर्क थ्योरी की, उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले सिखाया था तुमको कि बेसिक क्या होता है, बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कि कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर में अंतर क्या होता है और कौन सा कहाँ काम आता है। थोड़ा सा मैं रिवीजन दे देता हूँ, एक बार को समझते अपन और फिर आगे देखेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई करूँगा कि अपन क्वेश्चन पे पहुँचे आज, कि कंसेप्ट फटाफट फटाफट ख़त्म कर सके। फटाफट फटाफट में ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं स्पीड थोड़ी तेज़ रखूँगा लेकिन तुम्हें समझ में आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। थोड़ी तबीयत ख़राब है तो माफ़ करना, थोड़ा गले में दिक्कत रहे। बात करते हैं नेटवर्क थ्योरी जो हमने पढ़ी थी। हमने देखा था 3 चीज़ें, वो चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ कि थोड़ा रिवीजन के लिए, कि बेटा सर्किट और कुछ भी नहीं, सर्किट और कुछ भी नहीं, एनर्जी का आदान प्रदान होता है। सर्किट में एनर्जी का आदान प्रदान होता है बस, या फिर हम कह सकते हैं नेटवर्क में एनर्जी का आदान प्रदान होता है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर होगी जो सर्किट में एनर्जी देने का काम करे, उसको हम कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं बेटा? सोर्स, जो सप्लाई करती है एनर्जी सर्किट के अंदर। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी सर्किट के अंदर जो एनर्जी को खाने का काम करेंगी। अच्छा, तो ये कौन सी चीज़ें हुई? बोलोगे सर ये होता है लोड। क्या होता है? लोड। चलो इतना तुम्हें समझ में आ रहा है तो थोड़ी सी चीज़ें तुम देख पा रहे होगे कि सोर्स जो है वो एनर्जी देता है सर्किट में, और लोड जो है वो एनर्जी खाता है। अब ये सोर्स क्या हो सकता है? वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, यानी बैटरी हो सकती है, बैटरी हो सकती है, जनरली बैटरी की बात कर रहे हैं हम। लोड के अंदर मैंने 3 लोड तुम्हें दिखाए थे, जिसमें हमने रेजिस्टर बताया था, इंडक्टर बताया था और कैपेसिटर बताया था। थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ पिछले क्लास का, देखते जाओ कि भाई एनर्जी जब जाती है तो कुछ लॉस हो जाती है एनर्जी। भाई सीधी सी बात है, सोर्स एनर्जी दे रहा है सर्किट के अंदर, लोड खा रहा है एनर्जी, कुछ एनर्जी लॉस होती है हीट की फॉर्म में। इस एनर्जी को लॉस कौन करवाता है? रेजिस्टेंस। क्या करवाता है? रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जाती है। और 2 डिवाइसेस मैंने दिखाया तुम्हें एनर्जी खाने वाले, तो 2 और जगह एनर्जी जाती है। एक एज अ काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, और लोड एनर्जी खा रहा है, मतलब स्टोर भी तो कर रहा है एनर्जी, ये दे रहा है तो वो स्टोर भी कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, यहाँ हीट एनर्जी की फॉर्म में रेजिस्टेंस के अंदर गई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इंडक्टर के अंदर जाती है, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो या फिर मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी कह सकते हैं। ठीक, और एनर्जी किस फॉर्म में जाती है? कैपेसिटर दिख रहा है तुम्हें, वो होते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कैपेसिटर के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। ठीक, आई थिंक इतना समझ गए होंगे तुम लोग। आगे चलते हैं। एनर्जी कौन दे रहा है सर्किट को? सोर्स। एनर्जी खा कौन रहा है? लोड। लोड में 3 तरीके के लोड हैं, जो जैसे रेजिस्टेंस है वो एनर्जी को किस फॉर्म में खा रहा है? हीट की फॉर्म में। और ये एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, जो कि मैग्नेटिक एनर्जी होती है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में। थोड़ा बहुत हमने तीनों के बारे में देखा था, तो थोड़ा रिवाइज मार लेते हैं इन चीज़ों को। तो कपड़ा ही नहीं है यार यहाँ पे साफ करने के लिए, कैसे? हाँ ये रहा, चलो।
तीनों के अंदर मैं डिफरेंस दिखाने जा रहा हूं। कौन तीन? रेजिस्टर, इंडक्टर, या फिर कैपेसिटर ले लेते, फिर इंडक्टर ले लेते, और इंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टर कैसा दिखता है इसका साइन? ऐसा सा बनाते हैं हम। अच्छा, ये रेजिस्टर होता क्या है? रेजिस्टर इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। किसको अपोज करता है? अपोज द फ्लो ऑफ करंट। कैपेसिटर इज ए डिवाइड ए स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ऐसा सा साइन होता है इसका। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्लेट्स होती हैं और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जहां पे चार्ज कलेक्ट होता है। ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज मूव नहीं हो रहा, एक जगह कलेक्ट हो गया, तो इनके बीच में क्या बनती है? ईएमएफ बनता है और एक फील्ड भी बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से जब ये चार्ज हो जाता है तो फिर इसके अंदर से करंट बहनी शुरू हो जाती है। ये एक वोल्टेज कैरी करता है अपना खुद का। ठीक, कैपेसिटर का काम है अपोज द चेंज इन वोल्टेज। तुम लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पढ़े हुए हो, उसमें कॉमन सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी गेट के अंदर। मुझे एक चीज बताओ कि तुमने कभी एसी टू डीसी कन्वर्जन देखा है? कैसे होता है? जब हम ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं, रेक्टिफायर लगाने के बाद सप्लाई निकालते हैं तो कैसे निकलती है? देखिए तुमने कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव निकल ली है, उसको फिर साथ में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारी एसी डीसी में कन्वर्ट होती है तो पल्सेटिंग डीसी निकलती है। जब ये कैपेसिटर आता है ना, तो कैपेसिटर क्या करता है? मैंने क्या बताया? अपोज द चेंज इन वोल्टेज। जैसे ये वोल्टेज चेंज हो रही होती है, नीचे जा रही होती है, उसको ऊपर बनाए रखता है। तो ऐसी ऐसी सी हमें डीसी सप्लाई देखने को मिल जाती है। तो इसलिए कैपेसिटर एज अ फिल्टर यूज करते हैं हम लोग। आगे आओ इसके अंदर, रेक्टिफायर के अंदर इंडक्टर कुछ ऐसा दिखता है। इंडक्टर एक मैग्नेटिक एनर्जी की तरह स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि भाई जब इसके अंदर से करंट जाएगा तो ये ऐसे सोलेनॉइड काम करेगा। मैं एक बड़ा डायग्राम बना देता हूं, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा मार्कर से दिखा देता हूं कि ऐसी सी फील्ड बनेगी, यहाँ से आई जा रही है। फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, ध्यान से बनाया करो। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी सोलेनॉइड हो जाता है, एक बार मैग्नेट की तरह दिखती है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कैसे पैदा हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंड यू नो डैट कि सर्कुलर मोशन के अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन होता है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली। और चेंज इन डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का बदलना, और वेलोसिटी का बदलना मतलब एक्सेलरेशन। और जहां एक्सेलरेशन वहां काइनेटिक एनर्जी आती है, इसलिए इसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है कि काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होता है। इतना समझ गए? इंडक्टर का काम है अपोज द फ्लो ऑफ, अपोज द चेंज इन करंट। अच्छा, कैसे? भैया ये तो वोल्टेज जैसी सर्किट के अंदर देखा कि बैटरी स्विच ऑफ कर दी तो ये चार्ज होता है, तो ये अपने करंट निकाल के बैटरी में वोल्टेज सप्लाई करने लगता है। अच्छा, लेकिन इसका काम क्या है कि जैसी करंट चेंज होती है या करंट की दिशा बदलती है, ये अपोज करता है कि भाई कैसे ना कैसे करके इसका फ्लक्स नहीं बदलना चाहिए। फ्लक्स डिपेंड करता है आई पे और ए पे। ठीक है, अब अपोज करता है ये इसलिए ताकि फ्लक्स चेंज ना हो। अगर आई चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे ने हमें कहा था कि करंट इंड्यूस होता है, करंट
इंड्यूस होता है, इसीलिए ये चाहता है कि करंट चेंज ना हो, इसलिए अपोज करता है कि फ्लक्स चेंज ना हो। तो जितना करंट कम हुआ उतनी करंट की सप्लाई कौन कर देता है? इंडक्टर कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हम कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ लगाते हैं तो उनमें ऑक्सीलेशन दिखाई देता है हमको। ठीक है, चलो इतना समझ गए बेसिक डिफरेंस। एक बेसिक फॉर्मूला होता है इसका, V इजिकल टू आई आर, सबको पता है। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछली वीडियो में, एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि भाई ये दो फॉर्मूले हैं हमारे, एक मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि भाई इफेक्ट ऑफ फोर्स को मोमेंटम कहते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। इफेक्ट ऑफ फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। इनमें से एक जीरो होगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो, मतलब कितना प्रभाव पड़ रहा है फोर्स से वो किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम पे, और मोमेंटम डिपेंड करता है मास इनटू वेलोसिटी से। मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन से मैं किसी को मार रहा हूँ, ठीक, इसका मास बहुत कम है तो कम इफेक्ट आएगा। मास कम यानी मोमेंटम कम, इफेक्ट कम फोर्स का। लेकिन मैं कहता हूं कि मास कम है, छोड़ो कोई बात नहीं, इसको साला फेंक के मारो किसी पे, लगेगी नहीं लगेगी ये बता दो, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा दोगे, मास भले ही है, जीरो तो नहीं है ना, तो इफेक्ट क्या बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा। फॉर परफेक्ट एग्जाम्पल वी है बुलेट। 10 ग्राम की बुलेट होती है, किसी को मार दो तो वो छेद के निकल जाएगी। ठीक है, उसका मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है बॉडी में, इतना मोमेंटम होता है बॉडी झेल नहीं पाती, पार हो जाती है। तो यही चीज इसका परफेक्ट एग्जांपल है। एक सुई को लाइट की स्पीड से धरती पे फेंक देना, वैसे ये इमेजिन नहीं कर पाओगे ना, ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड ले सके, लेकिन अगर नीडल को लाइट की स्पीड से धरती पे मारोगे तो इतना मोमेंटम वो जनरेट करेगी कि धरती उसी समय ही खत्म हो जाएगी। तो ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बुलेट को तो इमेजिन कर सकते हो। अब ये भी मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला है, फिजिक्स अपने आप ही आंसर दे देती है। अगर मैं कहता हूं कि मास ज्यादा है और वेलोसिटी कम है, पर मास इतना ज्यादा है कि भैंस की आंख, फॉर एग्जाम्पल ट्रक चल रहा है, ठीक है, वो भले ही हल्की सी स्पीड में है, बहुत कम स्पीड, साइकिल जितनी स्पीड, लेकिन सामने कुत्ता आ जाए तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि भले ही उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन मास तो बहुत ज्यादा है, कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक, इफेक्ट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इस फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं कि I जो है ना वो V1/R के बराबर है। ठीक, इससे मैं कह सकता हूं कि I बराबर V, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के। मुझे एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में, आजकल के बच्चों को वो साला ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता वोल्टेज क्या है। क्या उनको यही नहीं पता होता वोल्टेज क्या है? भाई वोल्टेज क्या है एक्चुअली में? ताकत, जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को सर्किट में धक्का मारा जाता है उसी को वोल्टेज कहते हैं। इतना समझ गए? इतना समझ गए? अच्छा, ये धक्का लगता क्यों है इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को नौबत ही क्या आई कि वो निकल जाए, बैटरी से निकल के दूसरी एंड पे आ जाए। वो एक्चुअली में धक्का मारता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हमें कहाँ दिखाई देता है? जब हम किसी छत पे खड़े हैं और हल्का सा धक्का पड़ा और सीधा नीचे गिरते हैं और मर जाते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ से यहाँ तक आने पे नौबत क्या आई? वो इसलिए क्योंकि जब हम हाइट पे होते हैं तब हमारी क्या होती है, अगर ये हाइट h है तो इतना पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, और यहाँ इतनी होती है। अब जब इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ इतनी है, तो एक डिफरेंस पैदा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। वैसे ही डिफरेंस बैटरी के अंदर पैदा होता है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि एक एंड पे दूसरे एंड पे होता है। अब बस मुझे रास्ता चाहिए इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहीं से जाएगा जहां से रेजिस्टेंस होगी कम। करंट किस पे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो हवा में तो जाएगा नहीं। क्यों?
ये वोल्टेज भाई लल्लू पंजू 230 वोल्ट आती है घर में, वो पर्याप्त नहीं है कि हवा में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। हवा में से इलेक्ट्रॉन निकालने का काम, अगर तुमने क्लैश ऑफ क्लैन खेला तो टेस्ला कॉइल देखी होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन हवा में निकल जाते। क्यों निकलते? वो वोल्टेज ज़्यादा। अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आई निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए रास्ता चाहिए। जैसे ही रास्ता मिला, पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ये बंदा कूदा वो सीधा नीचे, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला वो सीधा इधर, सॉरी उल्टा दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से निकलेगा सीधा इधर। करंट उल्टी होती है। करंट इज द कन्वेंशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। भाई वोल्टेज को इमेजिन कर लिया तुमने, तुम्हें नहीं पता वोल्टेज होती क्या है, मैंने तुम्हें बता दिया कि वोल्टेज होती क्या है। वोल्टेज होती है धक्का कितनी तेज लग रहा है, देसी भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में, कि इलेक्ट्रॉन को धक्का कितनी तेज लग रहा है। अब सामने मान लो कि इलेक्ट्रॉन को धक्का दे के ऐसे बोले चलो भाई आगे बढ़, वोल्टेज कह रही है आगे बढ़, और सामने ये बॉडी बिल्डर खड़ा है। यही बॉडी बिल्डर है रेजिस्टेंस। क्यों? इलेक्ट्रॉन चलना चाहता है लेकिन ये बंदा खड़ा है आगे। ठीक है, जितना कम रेजिस्टेंस उतना छोटा ये बंदा, आराम से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो कम रेजिस्टेंस किस में होता है? सिल्वर में, कॉपर में। इसलिए तार किसकी बनती है? एल्यूमिनियम में। सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम की तार बनती है। सिल्वर महंगी आती है, कॉपर सस्ती आती है, एल्यूमिनियम और सस्ती आती है। तो कॉपर की तार सबसे अच्छी कंडक्टिविटी शो करती है, इसलिए कॉपर की तार बनाई जाती है। अच्छा, एक और सवाल का आंसर यहीं से तुम्हें मिल जाएगा। ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ ने सबके जवाब दे दिए एक साथ। इतने सालों से लोगों को दिखता था कि भाई आसमान में भगवान प्रकट होते, क्या होता है? इंद्रदेव आते हैं, जो बिजली कड़कती है एकदम, क्या होता है वो? तो जो ओम्स लॉ ने जवाब दिया, भाई सीधी सी बात है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है एक, सब फॉल्स है। ये इंसुलेटर है, क्यों? तुम कहते हो कि भाई इसमें से करंट पास नहीं हो सकती, इसलिए इंसुलेटर है। क्यों पास नहीं हो सकती? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जबकि तार का रेजिस्टेंस कम होता है। ज्यादा का मतलब है करंट हो जाएगी कम। लेकिन भैया करंट सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि करंट सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, करंट विल डिपेंड ऑन वोल्टेज ऑल्सो। क्यों? मान लो ये है इंसुलेटर, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंसुलेटर में करंट नहीं बहेगी। ठीक, हवा क्या है? इंसुलेटर। वहां प्लग लगाया, यहाँ पे करंट नहीं लगेगा क्योंकि इंसुलेटर है, इंसुलेटर में करंट नहीं बहती। वुड क्या है? इंसुलेटर, इंसुलेटर में करंट नहीं बहती। सब गलत। करंट सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है। अगर मैंने धक्का ही साला इतनी जोर से इलेक्ट्रॉन को मारा कि वो साला बोले सामने कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो निकलूंगा, तब ये रेजिस्टेंस हो जाती है फेल। कैसे? रेजिस्टेंस अपना काम करेगी रोकने का, लेकिन रोक नहीं पाएगी। परफेक्ट एग्जांपल, बादलों में जब चार्ज बनता है, बादलों में चार्ज बनता है, अपने घर में 230 वोल्ट आती है, ठीक है, सप्लाई। बादलों में चार्ज बनता है तो वोल्टेज बनती है 2 लाख वोल्ट, और ज्यादा हो सकती है। इतनी ज्यादा वोल्टेज जब गिरती है, जब करंट गिरता है ऊपर से, यूं बिजली गिरती है, तो सामने बेचारा वो पेड़ है जो लकड़ी का बना, उसमें कोई इतनी पेंसिल जितनी लकड़ी नहीं होती, जे मोटा तना होता है पूरा ऊपर से नीचे तक। उसके अंदर रेजिस्टेंस इतनी होती है, वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वोल्टेज इतनी है कि वो साला करंट इलेक्ट्रॉन को उसमें से भी निकाल देती है। तो बताओ, वुड इज इंसुलेटर और कंडक्टर। बोलो इंसुलेटर, क्योंकि उसने रोकने का काम तो किया। रोकने का काम तो तार भी करती है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन रोकने का काम करते करते वो क्या हुआ? जल गया। जलना उसका स्वाभाविक था, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका धर्म था कि वो रोकेगा। वो रुकी नहीं, वो अलग बात है। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि वोल्टेज भाई साहब 50 बार कह रहा हूं, सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं करता, करंट विल डिपेंड ऑन वोल्टेज ऑल्सो। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा इस पे आ गया। जब हम देखते हैं कि तो फिर बिजली गिरी होगी किस पे? पेड़ पे। रेजिस्टेंस की वजह से हीट बनी होगी।
अब ये हीट जो है, यही एनर्जी किस फॉर्म में लिखी जाती है, v²/r या फिर I²r। ठीक, टी मतलब टाइम। ठीक, ये आपकी हीट एनर्जी हो गई जो रेजिस्टेंस की वजह से बनी। ठीक, पावर v² में r I²r, और पावर का फॉर्मूला v × I। ये तो कॉमन फॉर्मूला है, ये तो सबके लिए अप्लाई होता है, लेकिन रेजिस्टेंस में एनर्जी का फॉर्मूला और ये आ गया। ठीक, अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर को इमेजिन करो, कैपेसिटर को इमेजिन करो, कैपेसिटर को इमेजिन करोगे चीजें समझ जाओगे। कैपेसिटर वो पानी की टंकी है कि जब पानी नहीं होगा तो ये पानी की टंकी तुम्हें सप्लाई दे देगी, पानी दे देगी। ये वो टंकी है जो चार्ज को स्टोर करके रखती, जैसी वोल्टेज खत्म हुई सर्किट में और ये वोल्टेज दे देगी तुम्हें। इसलिए परफेक्ट एग्जांपल, कभी तुमने देखा है चार्जर होता है तुम्हारे पास फोन का, उसके अंदर एक लाइट लगी होती है दिखाने के लिए कि भैया अभी ये कनेक्ट है, प्लग से कनेक्ट है, तो क्या होगा, वो लाइट जलने लगती है कि भैया ऑन है चार्जर। लेकिन तुम देखते हो कि भाई निकाल दिया प्लग, अब तो सप्लाई नहीं है, लेकिन देखते हो कि लाइट नहीं बुझ रही, लाइट को बुझने में टाइम लग रहा है। क्यों? उसके अंदर कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या कर रहा है कि जैसे ही वोल्टेज खत्म हुई तो ये तो चार्ज होके बैठे थे जनाब, ये चार्ज होके बैठे थे, जैसे ही वोल्टेज खत्म हुई इनने निकालना शुरू कर दिया अपना चार्ज बाहर। जैसे ही बाहर चार्ज निकलना शुरू हुआ, करंट बहनी शुरू हुई, मतलब सब ये इसने वोल्टेज देना शुरू कर दिया। भाई ये चार्ज तो तभी बाहर निकलेगा ना जब वो धक्का मारेगा, और धक्का मारने का काम क्या, वोल्टेज का। वोल्टेज जनरेट किस लिए हुआ? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज आमने सामने ने इकट्ठे किए थे, इस वजह से वोल्टेज जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। ये थोड़ी सी ना गहरी बातें हैं, लोग इसमें क्या है, टीचर पढ़ाता है वोल्टेज करंट, घंटा स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, सारी इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है, इमेजिन ही नहीं कर पाता। इमेजिन करोगे तो भाई साहब इतनी शानदार चीज़ है ना समझने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इससे अच्छा सब्जेक्ट, इसमें रिसर्च इतनी ज़बरदस्त चलती है। जिस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जो मोबाइल फ़ोन जिस पे ये चल रहा है वीडियो, वो सब कैसे बने हैं? वो सब इन्हीं की वजह से बने हैं, इन्हीं की वजह से। इनकी वजह से मोबाइल कम्युनिकेशन तो भाई आसमान फाड़ के निकल गई, इंडक्टर की वजह से। इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखते हैं, Q = CV इज द फॉर्मूला, कि भैया चार्ज इतना इस पे इकट्ठा होगा, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर और वोल्टेज। ठीक, इतना समझ गए? और उसका भी बता देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है N∅ = Li। ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये फ्लक्स, ये I, और ये है इंडक्टेंस L। ठीक, इनसे फॉर्मूला आता है I = C dV/dt, और ये आता है फॉर्मूला V = L di/dt। दो फॉर्मूलेस आते हैं, और इनकी वजह से आता है कि इसका जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है, वो होती है ½ CV², और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो बनती है वो होती है ½ Li²। जब इनका डिफरेंशिएशन करोगे तुम्हें पावर मिल जाएगी। ठीक, ठीक, ये चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, ये चेंज इन करंट को अपोज करता है। मान लो कि वोल्टेज का कोई ग्राफ था, ऐसे करके ऐसे हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसा का ऐसा ही रखने की कोशिश करेगा। मान लो I का ग्राफ जो है वो ऐसा का ऐसा हो रहा है, तो ये I का ग्राफ ऐसे का ऐसा रखने की कोशिश करेगा। आई होप तुम समझ गए होगे कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक, और थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं कि एक आइडियल कैपेसिटर सिंपल ये होता है, और एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर की एक खुद की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, मतलब वो कुछ हिस्सा करंट का अपने अंदर से पास कर देता है इन प्लेट में से, ऐसा दिखाने को करते हैं अपन। ऐसे ही एक प्रैक्टिकल आइडियल इंडक्टर होता है, उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती,
जबकि एक प्रैक्टिकल इंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है अंदर। अच्छा, और चीज समझने की ये है कि ये तुम फॉर्मूला देख रहे हो, मुझे ये बता दो कि एसी के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। किसके अंदर? डीसी के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहती है भाई, वोल्टेज चेंज तो एसी में होती है ना। तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के संग जीरो, जीरो हुआ तो जीरो से मल्टीप्लाई सी जीरो, तो आई हमारा जीरो। और जीरो कहाँ होता है आई? ओपन सर्किट में। कहाँ पे? ओपन सर्किट। तो जैसे डीसी पे तुम लगाओगे कैपेसिटर तो वो किस टाइप का काम करेगा? ओपन सर्किट का। वहीं अगर यहाँ देखो कि V इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी, आई हमारा एसी डीसी में क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एल जीरो, वोल्टेज जीरो डीसी पे, वी एल जीरो, ये आई सी जीरो। तो वी एल जब जीरो हो गया डीसी पे तो किसकी तरह एक्ट करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। किसकी तरह? शॉर्ट सर्किट की तरह। इसको इस टाइप से समझ सकते हो कि डायग्राम कैसे दिख रहा है, ये क्या क्लोज्ड है या ओपन है? ओपन है, तो डीसी में ओपन रहता है। अगर ये है तो ये समझ सकते हो कि भैया ये शॉर्ट ही तो है, क्योंकि ये इसमें से करंट सीधा सीधा पास हो जाएगी। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है क्योंकि वोल्टेज हमारा जीरो। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया हो। थोड़ा गला दर्द हो रहा है, ज़्यादा जान लगा दी बोलने में। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोग बीटेक कर लेते हैं, उनको बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट में एक्टिव पैसिव क्या होता है। भाई देखे ना, आज के बाद कभी सवाल नहीं पूछोगे कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं। और एक्टिव पैसिव पहचानते कैसे ये भी समझ जाओगे। मुझे ये बताओ कि एक्टिव पैसिव टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं अपन। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले अपन देख रहे हैं एक्टिव और पैसिव। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी हमने देखा कि सोर्स के अंदर कुछ चीजें होती है जो एनर्जी देती है और कुछ चीजें होती है एनर्जी लेती है। ठीक, एक चीज मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताई थी कि भैया अगर लोड है, ठीक, ये प्लस है ये माइनस है और इसके अंदर करंट आ रही है, मतलब ये करंट खा रहा है, तो ये पावर कैसी होगी? V इंटू आई, यानी पॉजिटिव होगी। ठीक, वहीं अगर लोड जो है वो करंट दे रहा है, वोल्टेज ये ऐसी होने के बावजूद करंट यहां से देता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बन रही है उसके बावजूद करंट ऐसे देता है, तो इसको बोलते हैं कि माइनस का आई होगा, V में मल्टीप्लाई होगा तो V होगी माइनस वी आई, यानी नेगेटिव पावर। जहां तुम्हें नेगेटिव पावर मिले सीधा कह देना कि वो क्या है? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। और जहां तुम्हें ये पॉजिटिव पावर मिले उसे कह देना पैसिव है। अब ऐसा क्यों? बेटा ध्यान से देखो, एक्टिव पैसिव का डिफरेंस क्या है। एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस ये है कि एक्टिव वो एलिमेंट है जो सर्किट के अंदर जान डालता है। एक्टिव है, एक्टिव मतलब जान डाल रहा है, सर्किट को एक्टिव कर रहा है। मतलब जान डालना मतलब क्या कर रहा होगा? एनर्जी को या तो दे रहा होगा या एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। ठीक, अच्छा सर ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म क्या होता है? अरे ये देखो, जितने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पड़े हो ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड हो गया, मॉसफेट हो गया, मॉसफेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बीजेटी ट्रांजिस्टर, ये सारे के सारे क्या हैं? डायोड। डायोड के हर एक टाइप, ये सब क्या है? एक्टिव डिवाइसेस है। एक्टिव डिवाइसेस है क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको? वोल्टेज को, वो एनर्जी को। ठीक, अब पैसिव में इंडक्टर, अभी जो हमने पढ़ा, रेजिस्टर, कैपेसिटर। अच्छा क्यों? क्योंकि ये इनका काम है करंट खाना, लोड एनर्जी लेना का मतलब पैसिव। भैया एनर्जी खाते हैं तो इसलिए क्या है? ये पैसिव डिवाइसेस। आज के बाद कोई ये डाउट रहेगा तुम्हारे दिमाग में? नहीं रहेगा ना कि एक्टिव जो है ना, एक्टिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो जान डालते हैं सर्किट में, सर्किट को एक्टिव करते हैं, सर्किट के अंदर एनर्जी डालते हैं,
या सर्किट की एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक दिमाग में इलेक्ट्रिकल वालों के सवाल आ रहा होगा कि भैया सर एक डिवाइस होता है हमारे इलेक्ट्रिकल में, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, फिर भी हम पूछते हैं कि सर एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। सर ये तो नाम में ही ट्रांसफॉर्म आ रहा है, तो ये एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वोल्टेज ऐसी आ रही है तो स्टेप अप वाला बढ़ा देगा। जेन्युइन डाउट, जेन्युइन डाउट। गलत। गलत क्यों? क्योंकि भाई आखिर ट्रांसफॉर्मर बना कैसे है? कभी सोचा? कभी सोचा? म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ी तुमने कभी? ऐसा होता, देखो ये एक कॉइल जिसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, ये सेकेंडरी कॉइल। अगर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो ये स्टेप अप हो जाएगा, अगर इस प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो ये स्टेप डाउन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बनी, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे थी एसी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना करंट का, तो यहाँ पे क्या हुई? इंड्यूस हो गई। ठीक है। अच्छा, ये है क्या? जब इंड्यूस शब्द आ गया तो है क्या? मुझे बताओ, क्या ये इंडक्टर नहीं है? क्या ट्रांसफार्मर इंडक्टर नहीं है? क्या ट्रांसफार्मर के अंदर दो इंडक्टर यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर कहाँ से बेटा एक्टिव हो गया? ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है? पैसिव डिवाइस। कैसा डिवाइस है? पैसिव डिवाइस। आज के बाद एक्टिव पैसिव में कभी डाउट तो नहीं आएगा? नहीं आएगा? अरे ग्राफ के थ्रू भी तुम समझ सकते हो क्या? अगर मैं आई कहता हूं या वी कहता हूं, ठीक है, मुझे ये बताओ, वी और आई का मल्टीप्लीकेशन इज द पावर। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हुआ क्या आता है? पॉजिटिव। तो पावर पॉजिटिव यानी क्या है? पैसिव। ठीक, पावर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव। यहाँ पे आई पॉजिटिव, वी नेगेटिव, मतलब मल्टीप्लीकेशन में नेगेटिव, तो ये हो गया एक्टिव, ये भी हो गया एक्टिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो गया पैसिव। समझ गए? वी आई कैरेक्टरिस्टिक से पता कर सकते हो एक्टिव है या पैसिव है। ठीक, जहां पे ये अलग अलग क्वाड्रेंट्स एक साथ दिखे ना, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, समझ लेना एक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर डिवाइस की वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिवाइसेस। ज्यादातर ये लीनियर नॉन लीनियर डिवाइसेस तुम कहाँ पढ़ोगे? सिग्नल एंड सिस्टम में। लीनियर एंड नॉन लीनियर का मतलब कहाँ से आता है पता है? ये लीनियर शब्द कहाँ से आता है? मैथमेटिक्स से। लीनियर, लीनियर मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। कैसे? लीनियर वो एलिमेंट या वो सिग्नल जो क्या फॉलो करे? सुपर पोजिशन थ्योरम और होमोजेनिटी। क्या फॉलो करे? सुपरपोजिशन थ्योरम और होमोजेनिटी। अच्छा, अब बोलोगे सर ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है? आगे पढ़ेंगे हम, नेटवर्क में ही सुपरपोजिशन थ्योरम आएगी। लेकिन इन जनरल में तुम्हें बताऊं सिग्नल एंड सिस्टम की भाषा में तो, या फिर मैथ्स की भाषा में, भाई मैथ्स में जहां फंक्शंस बोलते हैं वहीं सिग्नल एंड सिस्टम में उन्हें सिग्नल कहते हैं। साइन एक्स है, ये मैथ्स की भाषा में फंक्शन है, लेकिन साइन एक्स सिग्नल की भाषा में साइन वेव है। ठीक, तो इसलिए हम मैथ्स की भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई फंक्शन क्या होते हैं। मैथ्स के अंदर साइन फंक्शन पढ़ा होगा, पॉलिनॉमियल्स पढ़े होंगे, सब क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं।
इनके अंदर ना कुछ वैल्यू डाली जाती है और ये एक वैल्यू निकाल के दे देते हैं। इस वैल्यू को हम सिग्नल सिस्टम में कहते हैं एक्साइटेशन और मैथ्स में कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। वहीं आउटपुट को रिस्पॉन्स कहते हैं सिग्नल एंड सिस्टम की भाषा में, और मैथ्स में आउटपुट ही कहते हैं यार। ठीक, ये एफ एक्स है। अब ये कैसे निकलता है? फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही क्यों नहीं ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ये ठीक, ये है, ये नहीं, 2x ले लेता हूं। अच्छा, तो ये एक फंक्शन हो गया, ये भी एक फंक्शन है, या तो मैं y से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या एफ ऑफ एक्स। अच्छा, मुझे ये बताओ मैं इनपुट में क्या डाल रहा हूँ? x डालो। मैं कहता हूँ डालो, आउटपुट निकलेगी हमेशा। आउटपुट क्या आएगी? जैसे मैंने इनपुट में डाली 1 तो इसमें आउटपुट मिलेगी 2, इसमें आउटपुट मिलेगी 2, सेम मिल रही है। x को डाला 2 तो ये मिलेगी 5 इस पे, और इस पे क्या मिलेगी? 4। अच्छा, अब मेरे को बताना कि अगर मैं कोई x1 इनपुट डालूं इसमें तो y1 मिलेगा मेरे को 2x1, ठीक, और y2 मिलेगा 2x2, ठीक। मैं कहता हूं यार नहीं, अगर ये y1 y2 हमें को पता चल गया कि x1 डालूंगा तो ये मिलेगा इनपुट में, x2 डालूंगा तो ये मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। लेकिन मैं दोनों को एक साथ डाल दूं तो क्या मिलेगा? बोलोगे सर ये मिलेगा 2x1 प्लस 2x2 यानी y1 प्लस y2। अच्छा, एक चीज तुम्हें समझ में आई, एक चीज समझ में आई कि भाई जब ये फंक्शन था ना तब तुमने इनपुट को मिला के डाला तो आउटपुट भी मिला के ही आई। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इनपुट में दोनों की इनपुट डाल दी, एक साथ डाली, आपको आउटपुट में दोनों का आउटपुट एक साथ मिल गया। कमाल हो गया भाई, इनपुट को ऐड कर रहा है तो आउटपुट भी ऐड हो रहा है। जब इनपुट को ऐड कर रहे हैं आउटपुट भी ऐड हो रहा है, या एक्साइटेशन को ऐड कर रहे हैं रिस्पॉन्स भी ऐड हो रहा है। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन, ठीक। और मैंने ना ये देख के बता दी कि भाई ये लीनियर है। कैसे? अभी ये लीनियर प्रूव नहीं हुआ पर मैंने बता दिया लीनियर, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। इस पे आओ, x1 डालो, मिलेगा क्या? x1 स्क्वायर प्लस 1, y2 मिलेगा x2 स्क्वायर प्लस 1, और जब तुम दोनों को एक साथ डाल दोगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस में 1 ये मिलेगा ना। एक साथ जब डालोगे ये कुछ y मिलेगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं। अच्छा, तुम ये पूछोगे ये कहाँ से आया, तो इसकी जगह मैंने x1 प्लस x2 डाल दिया बस। जब मैंने इन दोनों को ऐड करके देखा तो क्या ये इन दोनों एक्साइटेशन को ऐड करने पे आ रहा था सेम? नहीं आ रहा। ये मैं देख के भी बोल सकता हूँ नॉन लीनियर है, पर अभी मैं बता रहा हूँ कि सुपरपोजिशन फॉलो नहीं करी इसने, क्योंकि एक्साइटेशन का एडिशन उसका रिस्पॉन्स का एडिशन नहीं मिल रहा है। आगे देखो, इसी के अंदर एक चीज और दिखाता हूं मैं कि भाई इसके संग क्या फॉलो होनी चाहिए? होमोजेनिटी। अगर मैं एक्साइटेशन में किसी से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो भाई ये रिस्पॉन्स में भी वही चीज मल्टीप्लाई में आनी चाहिए, तो मतलब वो होमोजीनियस है फंक्शन। अच्छा, ये बताओ कि अगर मैं इसमें किसी k से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर कोई भी नंबर ले लेना यार, मैं तो एक वेरिएबल ले रहा हूं, कह दिया 2kx, मुझे बता दो कि ये y डैश आया, नया आउटपुट है। पहले क्या आउटपुट था? 2x k, ये आउटपुट था पहले, देखो यही था ना आउटपुट, तो ky आया कि नहीं आया? तो आउटपुट का भी मल्टीप्लिकेशन k से हुआ या नहीं हुआ? बोलो हाँ सर हो रहा है। जब इनपुट को ऐड किया तो आउटपुट भी ऐड हो रही थी, जब इनपुट में कुछ मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट में भी मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा था, मतलब सुपरपोजिशन भी फॉलो हो रही है, होमोजेनिटी भी फॉलो हो रही है। बट यहाँ नहीं हो रही होगी, क्यों? यहाँ देखो, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, या k से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? kx स्क्वायर प्लस k, यही आएगा y डैश, ठीक। यहाँ होमोजेनिटी फॉलो हो रही है। कैसे? जब मैं k को सॉरी
k से मल्टीप्लाई किया, उसमें क्या कहते हैं इनपुट में, तो kx आएगा यहाँ पे, kx मल्टीप्लाई करोगे तो k स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे क्या था वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। तो कहीं से भी कनेक्शन बन रहा है इन दोनों में कि मल्टीप्लीकेशन आ रहा हो? नहीं, ये तो के एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ तो k का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे k आ रहा है, ये आएगा। क्या ये आ रहा है? ऐसा नहीं आ रहा ना, तो ये नॉन होमोजीनियस हो गया, नॉन सुपरपोजिशन हो गया। तो ये क्या है? नॉन लीनियर है। जो दोनों फॉलो कर ले वो लीनियर, जो नहीं करे वो नॉन लीनियर। अब मैंने तुम्हें बोला भाई, मैंने तो देख के बता दिया था कि लीनियर है ये नॉन लीनियर है। हाउ? कैसे? तो बेटा जो भी चीज इस फॉर्म में दिखे ना, कभी स्ट्रेट लाइन में पढ़े हो मैथ्स में, ये वो लाइन की इक्वेशन है जो किससे पास होती है? ओरिजिन से। यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसे ग्राफ, ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ किससे पास हो? ओरिजिन से पास हो, तो सब क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। क्या होते हैं? लीनियर। तो ये देखो, ये रहा स्लोप, ये रहा x, ये रहा y, क्या है? लीनियर है। इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ देखो, ये एक्स स्क्वायर पैराबोला का, प्लस में ये इंटरसेप्शन आ गया, आया ना कि ये 0 डालो तो क्या आएगा? पैराबोला का ग्राफ ऐसा वाला बना कि नहीं बना? थोड़ा 1 के पास से बना, त्रिशूल जैसा बनेगा ये, थोड़ा सा ऊपर एक्स एक्सिस से। तो ये कहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है? वो स्ट्रेट लाइन, ये तो पैराबोला है। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट कि जो ओरिजिन से पास होगा वो क्या होगा? लीनियर। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? लीनियर। तो जब भी तुम्हें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाए ना, और तुम्हें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में या कोई भी ग्राफ दिया गया है, ऐसा सा दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वो क्या है? लीनियर डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जितने पढ़े ना, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, सब क्या है? लीनियर डिवाइसेस है। क्यों? उन सब के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे से ही बनते हैं। वीआई हो गया, वीएल, डी आई वाई में डी टी हो गया, आई वी आर हो गया, ठीक है, एल सी, डी वी वाई में डी टी, आई एल। तो यार ये सब क्या है? ओरिजिन से पास होने वाले ग्राफ ही तो है, तो सब क्या है? लीनियर है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन ना हो, ओरिजिन से पास होती हुई, वो क्या होंगे? नॉन लीनियर डिवाइसेस होंगे। नॉर्मल सी बात है, तुम शायद समझ गए होगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि भैया एक SCR डायोड होता है, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी सी बनती है। दिख रहा है तुम्हें कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? नॉन लीनियर। डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है। क्या ये लीनियर है? नहीं, नॉन लीनियर। क्यों? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है। ऐसे देख के समझ सकते हो। मजा आता पढ़ाने में जो कहो इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, कोई टाइम वेरिएंट होते हैं, वो अपन को कुछ नहीं करना, अभी कोई काम का नहीं है। और लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड समझ लो कि भैया मैंने दिखा दिया कि भैया ये जो है ये रेजिस्टेंस है। अब हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालते बैठ रहे हैं, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि भैया ये सारा का सारा लम्प्ड है, मतलब सारी रेजिस्टेंस एक जगह कंसिस्ट होती है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इतनी जगह पे कुछ होगी। ये पूरी L है तो यहाँ कुछ L होगा, मतलब L मल्टीप्लाई में कुछ डेंसिटी वगैरह ऐसे करके निकालते हैं। ये लम्प्ड है, इसे लम्प्ड बोलते हैं, लम्प्ड। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें।
अब सुनो, एक और चीज समझ लो कि एक होता है यूनिलेटरल डिवाइसेस और एक होता है बायलेटरल डिवाइसेस। अच्छा, ये समझने के लिए तुम ये समझ लो कि यूनिलेटरल वो डिवाइसेस है कि यार जिसमें करंट का मैं अपोजिट कर दूं या वोल्टेज अपोजिट कर दूं कोई फर्क पड़ेगा। मतलब अगर मैं वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज कर दूं या करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं या वोल्टेज की पोटेंशियल चेंज कर दूं तो इसमें फर्क पड़ता है, इस पे फर्क नहीं पड़ता। डू नॉट चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद द डायरेक्ट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। Change its characteristics by changing in the direction and the voltage, direction of current and the voltage potential। ठीक है, तो ये बायलेटरल डिवाइस वो है जिनके अंदर चेंज आ जाता है भाई, चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल ग्राफ से तुम सब समझ जाओगे। ग्राफ देखोगे सीधा सीना ठोक के बोलोगे कि कौन बायलेटरल है कौन नहीं है। कैसे? ऐसे मान लो कि यहाँ मिरर रख लो, मिरर, अगर किसी का ग्राफ यहाँ से ठीक इमेज यहाँ पे मिल रही हो तो मान लो वो बायलेटरल है। पूछोगे कैसे? अभी बता दूंगा। तो एक डायक होता है, डायक करके डिवाइस। क्या? डायक। अब ये बताओ इसकी इमेज यहाँ पे मिल रही है? मिल रही है। क्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये डायक का वो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे देख के बताओ कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो क्या है ये? बायलेटरल है यूनिलेटरल? बायलेटरल है। अच्छा, डायोड का क्या बनता है? अभी दिखाया था, ऐसा सा बनता है। क्या यहाँ पे मिरर इमेज बन रही है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में? नहीं। तो ये क्या है? यूनिलेटरल है। अब मुझे ये बताना कि ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। अगर वो रिवर्स होने के बावजूद सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है जो वो ऊपर शो कर रहा था, इसका मतलब है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया रिवर्स होने के बाद, मतलब वो बायलेटरल डिवाइस है। इस वजह से मैंने ये मिरर इमेज वाला कंसेप्ट बताया। रीजन यही है। इसके अंदर क्या है कि भैया वोल्टेज चेंज हुई, करंट चेंज हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो गई, मतलब क्या? यूनिलेटरल है। समझ गए? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। टाइप्स ऑफ डिवाइसेस सीखना, आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ना डिवाइसेस के बाद आते हैं सोर्सेस पे। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है सोर्सेस, लेकिन है नहीं। सोर्सेस की बात करते हैं। देखिए जरा वीडियो चल रही है या नहीं? वीडियो चल रही है, फटाफट खत्म करते हैं भाई। सोर्सेस की बात कर रहे हैं हम, सोर्सेस की। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्क थ्योरी, क्योंकि पूरे के पूरे में सोर्सेस आएंगे, एक से एक सोर्सेस दिखेंगे, तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सा सोर्स है। सोर्स दो तरीके के, एक है इंडिपेंडेंट सोर्स, लाइक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन, और एक है डिपेंडेंट वुमेन। डिपेंडेंट एक लड़की जिसके लिए उसको ना पति की जरूरत है, किसी की जरूरत है, उसके पास इतना पैसा है, उसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट वुमेन डिपेंड्स ऑन घर वाले, पति, बच्चे, सब पे। ऐसे ही सोर्स भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है। वैसे एक चीज बता रहा हूँ कि भाई दिस इज मिथ्या। इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म नहीं होती है। आप डिपेंडेंट होते हो पर फाइनेंशियली नहीं होते हो, आप अपने स्टेप्स ले सकते हो। लेकिन लड़कियां क्या सोचती है कि भाई उनके पास पैसा आ गया, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लड़कों के पास भी तो पैसा होता है, वो भी तो कमाते हैं, पर वो परिवार के लिए कमाते हैं, वो सबके लिए एक साथ लेके चलने के लिए कमाते हैं। उनके पास पैसा आता है वो छोड़ ही देते हैं परिवार को। बहुत कम वुमेन मैंने देखी है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद अलग लेवल एटीट्यूड होता है इन लोगों में। छोड़ो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सोर्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, यानी वो अपने आप में पर्याप्त है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। मतलब अगर वो वोल्टेज सोर्स है
तो वो वोल्टेज उतनी ही देगा, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट देगी, वो किसी और पे निर्भर नहीं है कि वो पहले 10 वोल्ट दे दे फिर मैं आगे 9 वोल्ट पास करूंगी, नहीं। तो ये दो तरीके के होते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। और ये भी आगे दो तरीके में क्लासिफाई हो जाता है जिन्हें हम कहते हैं आइडियल, प्रैक्टिकल। आइडियल, प्रैक्टिकल। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। भाई इंडिपेंडेंट सोर्स जो है ना, हमेशा जब इसका साइन देखोगे तो ऐसा होगा, सर्कल। डिपेंडेंट सोर्स का होगा पतंग जैसा या फिर काजू की बर्फी जैसा साइन, ऐसा। भाई इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर ये 9 वोल्ट का सोर्स है ना तो 9 वोल्ट का रहेगा, उसको जरूरत नहीं है कि भाई तू 10 वोल्ट का हो जा तो ही मैं 9 वोल्ट दे पाऊंगा, वरना मैं 8, 7, 6 वोल्ट ही दे रहा हूं। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। इनमें अंदर क्या है, जब हम वोल्टेज सोर्स दिखाते हैं तो इसमें प्लस माइनस लगाते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में, और इसमें क्या दिखाते हैं, करंट दिखाते हैं, करंट की डायरेक्शन, मतलब एक एरो दिखा देते हैं। ठीक, इसमें एरो दिखाते हैं, इसमें करंट टर्मिनल दिखाते हैं, प्लस माइनस दिखाते हैं। आइडियल और प्रैक्टिकल, आइडियल और प्रैक्टिकल समझते हैं कि भाई आइडियल का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, जबकि प्रैक्टिकल वाले में खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। आइडियल करंट सोर्स ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, लेकिन प्रैक्टिकल वाले में खुद का कोई रेजिस्टेंस जरूर होगा। अब मुझे एक चीज बताना, मैं इसके आगे लोड लगाऊं, कोई भी लोड लगा दिया, आशा करता हूं तुम्हें दिख रहा होगा, होच पौच नहीं हो रही होगी, तो सारी की सारी वोल्टेज उठ के इसके पास मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे बस इतना बता दो। जितनी वोल्टेज सोर्स की थी VL की भी उतनी ही होगी, लोड की वोल्टेज भी VS की बराबर ही होगी, क्योंकि कोई खाने वाला वोल्टेज तो बैठा नहीं है ना। वोल्टेज खाता कौन है, रेजिस्टेंस। ठीक, नहीं बैठा कोई खाने वाला। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहां पे कोई लोड लगा दूं तो भैया VL VS के बराबर होगी, नहीं होगी। क्यों, VS के साथ यहां पे कुछ ड्रॉप आएगा। क्या ड्रॉप आएगा, IR का, मतलब VS में से कुछ IR वोल्टेज, देखो वोल्टेज ओम्स लॉ कहता है ना, रेजिस्टेंस इनटू करंट क्या होता है, वोल्टेज होती है। तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, वो इतना हुआ होगा, फिर जो मिली होगी बच्ची कुची वो VL को मिली होगी, है ना। तो यहाँ पे बराबर थी, यहाँ बराबर नहीं है, कुछ ड्रॉप होके मिलती है। अच्छा, आइडियल करंट सोर्स में अगर मैं लोड लगा दूं तो लोड के अक्रॉस जो करंट जाएगी वो पूरी की पूरी IL बराबर आई की होगी, क्योंकि पूरी की पूरी करंट कहाँ चली गई, लोड में। लेकिन अगर इसके अक्रॉस में लोड लगाता हूं, लोड मतलब कोई भी लोड हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है, यहां पे करंट क्या हुई, आगे जाते जाते कुछ करंट बट गई। बट कहाँ गई, कुछ करंट इधर से गई होगी और कुछ करंट इधर से गई होगी। तो मान लो ये लोड पे से जाने वाली IL थी, यहाँ पे IL बराबर IS है सोर्स की, तो यहाँ पे IL में से कितनी निकल गई, I में से IR निकल गई, जो रेजिस्टेंस में से निकल रही है। बच्ची कुची किस में गई होगी, लोड में गई होगी, है ना। तो कुछ कम होके जा रही होगी यहाँ पे। तो आशा करता हूँ तुम्हें आइडियल ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिकल और आइडियल, और वोल्टेज उसमें क्या अंतर है। फिर से मैं एक बार डिवाइस करवा देता हूँ कि भाई डिपेंडेंट सोर्सेस को बर्फी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सर्कल से। ठीक, राखी मान लो, उसे काजू की बर्फी मान लो। ठीक, वोल्टेज सोर्स के अंदर प्लस माइनस दिखाते हैं, समझ गए। वोल्टेज सोर्स दो तरीके के, आइडियल का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल का रेजिस्टेंस होता है जो कि सीरीज में लगा होता है, इसे सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं, RS। इसकी वजह से कुछ ड्रॉप आएगा, जबकि आइडियल में पूरी की पूरी वोल्टेज किसे मिल गई, लोड को। इसमें वोल्टेज R की वजह से ड्रॉप होके लोड को मिली। इसके अंदर आइडियल के अंदर
आई करंट ट्रांसफर हुई लोड के अंदर, पूरी की पूरी ट्रांसफर हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर एक शंट रेजिस्टेंस आ गया जिसकी वजह से कुछ करंट उस रेजिस्टेंस ने निकाल दिया अलग, तो जो बची कुची करंट थी वो लोड के अंदर चली गई। भाई इतना समझ में आ गया। तो आ जाओ डिपेंडेंट पे। डिपेंडेंट भाई 4 तरीके के होते हैं, इसके अंदर कोई आइडियल प्रैक्टिकल नहीं है। 4 तरीके के हैं, नाम सुनना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स मतलब करंट का कंट्रोल है, किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है? करंट के द्वारा। सोर्स कैसा है? वोल्टेज सोर्स, मतलब कि कोई सोर्स है, मैं एक सोर्स हूं जो सर्किट को वोल्टेज सप्लाई कर रहा है। क्या दे रहा है? वोल्टेज। लेकिन मैं कितनी वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूं ये डिपेंड कर रहा है कोई और करंट पे, तो उसे कहते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कह सकते हो। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वही बर्फी लो कैसा सोर्स है? बोलो वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस बना दो, और किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो KIX लिख दो, सिंपल। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ऐसी करंट कंट्रोल हो गया। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स भी तो हो सकता है कि करंट पे डिपेंड हो कोई और। अब ये क्या है? करंट सोर्स है, करंट सोर्स बनाओ, डिपेंड किस पे हो रहा है? करंट पे। कोई और, मैं एक सोर्स हूं जो सर्किट को करंट दे रहा है, लेकिन मेरी करंट किस पे डिपेंड करती है? कोई और करंट पे, IX पे। बस सिंपल। एक आता करंट वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये हो गया कि भाई एक वोल्टेज सोर्स है जो कोई और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये तो हो गया क्या? नहीं हुआ। ये आ गया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, KVX। मुझे बताओ कि ये भी वोल्टेज पे डिपेंड हो रहा है, ये भी, बट सप्लाई क्या कर रहा है? ये वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, डिपेंड किसी और वोल्टेज पे, इसलिए वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये सोर्स करंट सप्लाई कर रहा है लेकिन डिपेंड किसी और वोल्टेज पे, तो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अच्छा एक चीज नोट करने वाली है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीधी सीधी भाषा में समझना कि भाई बीरबल का अस्तित्व नहीं है अकबर के बिना। लाइन समझो भाई, डिपेंडेंट सोर्स will not be active का मतलब एक्टिव डिवाइस नहीं है, will not be active without independent source। भाई एक चीज देख के बता दो कि भाई डिपेंडेंट सोर्सेज में हर चीज कोई और चीज पे डिपेंड कर रही है, या तो करंट है या वोल्टेज है या वोल्टेज है। अब ये करंट हो या वोल्टेज, ये आई कहाँ से, कौन दे रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? ये करंट एक्चुअली में वहां बैठा इंडिपेंडेंट सोर्स डिसाइड कर रहा है कि ये करंट कहाँ है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा देता हूँ, सर्किट कैसा दिखता है कि ये है हमारा IX, मान लिया IX है। अब तुम्हें दे देगा कि भाई यहाँ पे दे रखा है एक वोल्टेज सोर्स जो डिपेंड कर रहा है इस करंट पे। अब तुम आगे निकाल सकते हो, ऐसे सर्किट देगा। अकेला या बर्फी का कोई मतलब नहीं है जब तक ये ना हो। अकेला इंडिपेंडेंट सोर्स ना के बराबर है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसको डिपेंड होने के लिए कोई ना कोई चाहिए, एक इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए ही चाहिए। एक डिपेंडेंट सोर्स को इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए ही चाहिए। बिना इंडिपेंडेंट सोर्स के डिपेंडेंट सोर्स मरा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है सर्किट में होने का। समझ गए? तो आगे चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, नेटवर्क के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन कंसेप्ट मैं अभी समझाने वाला हूं।
जिसका कंसेप्ट मैं अभी के अभी समझाऊंगा तुम्हें। मैं नहीं जानता, लेकिन समझा के ही जाऊंगा आज, भले कितना टाइम लगे। वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा अलग भी जा सकते हैं हम, ऑफ टॉपिक, लेकिन आएंगे उसी पे ही। मुझे ये बता दो कि साइंटिस्ट कहते थे, साइंटिस्ट मेरा नहीं भैया, हम कहाँ साइंटिस्ट कहाँ, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती हैं। ऐसी चीजों का नाम क्या है, एनर्जी। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। सिस्टम, एलविश यादव पे मत चले जाना, ठीक है। सिस्टम, सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है। और क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम। इनके लॉज बने हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 3 चीजें हमेशा कंजर्व रहती है। चौथी चीज भी आती है जो कंजर्व रहती है, दैट इज कॉल्ड मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये 3 चीजें, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम इतना बताना, वैसे तो ये और ये आपस में कोरिलेटेड होती है। किसने बताया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। क्या कि भाई क्या होती है, उसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को और जो मैक्स प्लैंक की थ्योरम थी ना, E = hc/λ, उससे ये निकाला था, उससे ये निकाला था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कहती थी कि h/p होता है, जो पार्टिकल वेव, पार्टिकल वेव मतलब मैं तुम कोई भी चीज हो चल रही है, वो वेव जनरेट करती है, उसकी वेवलेंथ डिपेंड करती है प्लैंक कांस्टेंट पे, और नीचे क्या है ये मास। जितना कम मास उतनी ज्यादा वेवलेंथ, उतनी अच्छी वेव बनेगी। इसलिए हम जब चलते हैं तो हमारी वेव इतनी दिखती है नहीं, क्यों, हमारा मास ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसका मास बहुत कम होता है, तो उसकी एक वेव दिखती है। वही चीज मैक्स प्लैंक ने एनर्जी की इक्वेशन दी, hc/λ। इन दोनों को कंबाइन कर दिया कि भाई ये क्या है, वेलोसिटी तो है, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी तो है, तो mc लिख दिया। लैम्डा को, लैम्डा की वैल्यू उठा के कितनी डाल दी, लैम्डा की वैल्यू डाल दी hc/hmc। ये कट गया, E की वैल्यू क्या आ गई, mc²। आइंस्टाइन ने कहाँ से लेके आया, ऐसे लेके आया। आइंस्टाइन ने ये दी, इसका मतलब ये था कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और ये रूट कॉज बनी थी एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। क्यों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को कभी पसंद नहीं था कि वो एटॉमिक बॉम्ब के लिए उसकी इक्वेशन यूज हो, बट यही था। जब एटॉमिक बॉम्ब बनता है तो उसके अंदर यूरेनियम यूज होता है, जो किस में टूटता है, बेरियम, ब्रोमीन क्यों लिख दे, बेरियम और क्रिप्टॉन में। थोड़ी सी चीज समझना, ऑफ टॉपिक जा रहे हैं मालूम है, पर 2-4 ऐसी ज्ञान की बातें करने में क्या जा रहा है कि भाई जब कोई एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट है, किसी एलिमेंट के संग रिएक्शन करता है या तो मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, E1 है, E2 है, एक मॉलिक्यूल बना लेगा, और मॉलिक्यूल के अंदर भी हमें क्या मिलेगा, E1 E2 ही मिलेगा। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो जितनी एनर्जी इधर थी उतनी एनर्जी इधर रहती है, ठीक। लेकिन क्या है कि एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब ही नहीं है, न्यूक्लियस टूटता है या न्यूक्लियस जुड़ता है। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन, जो सन के अंदर हो रही है, जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होती है। तो यूरेनियम हमारा जब उस पर एक न्यूट्रॉन दिया जाता है, न्यूट्रॉन 0, तो हमारा बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और साथ में एनर्जी देता है बहुत किलो वोल्ट में। एक यूरेनियम का एटम किलो वोल्ट में एनर्जी दे रहा है, मेगावाट में।
इतनी एनर्जी एक यूरेनियम का एटम दे रहा, तो कितने, इतनी सी चीज भी कितना बड़ा धमाका कर देगी। ठीक है, तो एनर्जी निकलती है अत अमाउंट में। क्यों? क्यों? कि भाई यूरेनियम का कुछ मास था, बेरियम और क्रिप्टॉन का मास मिला दो ना तो भी यूरेनियम के मास के बराबर नहीं बैठेगा, तो बच्चा कुछ मास गया कहाँ? वेयर? वेयर? भाई यहाँ पे मास और एनर्जी कंजर्व रहती है केमिकल में, कि ये मास था तो इतना ही मास तुम्हें प्रोडक्ट में मिलेगा जो रिएक्टेंट में था। यहाँ पे मास गया कहाँ? गया कहाँ? बोलोगे सर कहाँ गया? यहाँ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। यही तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था और वही हमने साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, मास कंजर्व्ड है। कहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व नहीं होता मास, है ना? देख लिया। ठीक है, इन्हीं दो की बात करेंगे। बेसिकली मोमेंटम भी हटा दो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले चार्ज पे आ जाओ, तुम अभी समझ जाओगे कि मैं कहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक नहीं बता रहा, अभी टॉपिक बताऊंगा। ठीक, मान लो ये सड़क है, ये सड़क है, चौराहा है ये। ठीक, इस चौराहे का नाम मैं देता हूं जंक्शन। क्या कहता हूं? जंक्शन। मान लो कि 100 गाड़ियां हैं, 100 कार्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो कुछ जाएंगी इधर से इधर, कुछ वहां से आएंगी, तो मिला जुला के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ गाड़ियां आएंगी। तो जितनी गाड़ियां आएंगी उतनी ही तो जाएंगी। क्या सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से 5 गाड़ियां आई, यहां से 10 गाड़ियां आई, हमें पता चला कि वो यहां चली गई और यहां चली गई। ठीक, ये है कि ये यूनि डायरेक्शन है, वापस नहीं जा सकती गाड़ी। तो जो जो गई होंगी, वो जितनी गाड़ियां आई हैं उतनी ही तो गई होंगी, क्योंकि वापस तो जा नहीं सकती ना, यहां से वापस तो जा नहीं सकती। तो जो यहाँ से आई हैं उतनी ही गाड़ियां गई होंगी। अगर ये 100 है, मान लो यहाँ से 50 गाड़ियां यहाँ से आई, या फिर कह दूं 75 गाड़ी यहाँ से आई, 25 यहाँ से आई, तो टोटल मिला के यहाँ पे भी जितनी गाड़ियां जाएंगी वो कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए ना, क्योंकि आने वाली 100 है तो जाने वाली भी 100 होंगी। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिद्धांत, कि भाई ये सिस्टम है एलविश यादव। ठीक, जंक्शन कह लो, कुछ कह दो, ये तार है, ये तार है, ये भी तार है और ये भी तार है, और इस तार से कुछ करंट आया I1, या कह दो कि कुछ चार्ज आया Q1, यहाँ से चार्ज आया Q2, और यहाँ से चार्ज निकल गया Q3, और यहाँ से चार्ज निकल गया Q4। अब मुझे ये बताओ कि भाई चार्ज है क्या? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पावर 6.02 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, एक ही पे माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से क्या, यहाँ से क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने जा रहे हैं उतने, जितने आएंगे उतने ही तो जाएंगे, वापस तो जा नहीं सकते। मतलब ये दिशा का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन देने का मतलब क्या हुआ? अगर वापस ही चले गए तो यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, तो जितने आए उतने ही तो बाहर जाएंगे, और जितने गए तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन आए उसका कुछ चार्ज आया होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ अकेला इलेक्ट्रॉन तो आता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो आता है, आता है। तो कुछ Q1 चार्ज आया और Q2 चार्ज आया होगा, और गया कितना? Q3 चार्ज, Q4 चार्ज। क्या समझ में आ गया? दोनों बराबर होंगे। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मुझे ये बताओ कि मुझे ये पता चल गया कि Q1 बराबर प्लस Q2 बराबर Q3 प्लस Q4। अगर ये एक टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो कुछ टाइम इंटरवल पे लिया होगा तो मैं दोनों साइड T से डिवाइड कर सकता हूँ, अनटिल अनलेस T 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब ये मुझे पता है कि चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है? करंट।
I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। आ गया यहाँ से। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, नेट करंट इनकमिंग बराबर नेट करंट आउटगोइंग। और इसको क्या कहते हैं, पूरी की पूरी नेटवर्क का सिद्धांत है, पूरी की पूरी नेटवर्क में क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। इसको कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं। अब जब इतना समझ गए तो अब एनर्जी पे आ जा भाई। एनर्जी पे तो कंजर्व रहती है। मैंने क्या बोला था कि भाई एक सर्किट है क्लोज सर्किट, और हमेशा सर्किट है, होता क्या है सर्किट और कुछ भी नहीं, एनर्जी का आदान प्रदान है। कोई एनर्जी खाता है तो कोई एनर्जी देता है, ठीक है। इतना समझ गए तो चलो आओ देखें कि ये कोई सर्किट है जिसपे अब हम बैटरी नहीं बनाएंगे, अब हम इंडिपेंडेंट सोर्स बनाएंगे। R1 है, ये R2 है, ये R3 है, प्लस V वोल्ट है इसका, V प्लस माइनस V वोल्ट कह सकते हैं। V R1 होगा, मान लो कि इसके अक्रॉस एनर्जी ये थी, ये एनर्जी इसके अक्रॉस ER1 ER2 ER3। एक करंट सोर्स, वो वोल्टेज सोर्स आखिर होता क्या है, एक एक्टिव डिवाइस है, एनर्जी सप्लाई करता है। तो सर्किट को एनर्जी कितनी मिली, E किसके बराबर होगी, कि जितनी एनर्जी देगा उतना ही कोई खाने वाला भी बैठा होगा। तो किस किस ने खाई एनर्जी, R1 ने खाई, R2 ने खाई और R3 ने खाई। अब ये कितनी कितनी खाई कैसे बताओगे, बोलोगे सर एनर्जी होती है V²/में होती है, टोटल बता दो ये कितना V²/में, उसको छोड़ो बाढ़ में जाने दो, एनर्जी है। यही एनर्जी को मैं क्या कह सकता हूं, वर्क डन कह सकता हूं, पर यूनिट चार्ज वर्क डन कह सकते हैं। ये इसको मैं वर्क डन कह सकता हूं कि वर्क डन बाय R1, वर्क डन बाय R2, वर्क डन बाय R3। एक यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन होता है अपॉन में Q किसके बराबर होता है, वोल्टेज के। अगर Q हमारा एक कूलम है तो एक कूलम चार्ज के लिए कितना होगा, W। तो मैं कह सकता हूं कि ये V है, ये VR1 है, ये VR2 है, ये VR3 है, कह सकते हैं। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था कि V माइनस VR1 माइनस VR2 VR3 बराबर 0। इसको कहते हैं बेटा क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर ये क्या है, एक सर्किट है, सर्किटल लॉ या फिर सर्किट लॉ भी कह सकते हैं। बस इसमें एक चीज और मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई मेरे को ये बताओ कि यहां से कुछ करंट गई होगी ऐसे गई होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मैं IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 बराबर 0 कह सकता हूं कि नहीं, ओम्स लॉ से। तो ये चीज हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे घुमा दो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक। अब ये साइन देखते जाओ, जो जो साइन आ रहे हैं ना उसके अक्रॉस वही साइन लेते जाओ। जैसे प्लस है, प्लस के साथ क्या गई, आई गई, मतलब पावर क्या होती है इनकी, मतलब क्या, ये क्या है, एक्टिव पैसिव डिवाइस है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस से IR1 लिख दिया वोल्टेज। इधर जाओ, प्लस का साइन है, प्लस IR2, ऐसे चलते हुए जाओ और ये साइन देखते जाओ, प्लस IR3। अब ऐसे गए, यहाँ पे तुम्हें साइन क्या मिला, माइनस का, क्या मिला, V बराबर 0, V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सेम टू सेम यही चीज आ गई, तो ऐसे लिख सकते हो।
या ऐसे आ जाओ और हम पूरे के पूरे नेटवर्क में इस तरीके से लूप घुमा के लिखेंगे। कैसे, फिर से देख लो एक बार कि यहाँ से करंट गई, प्लस का साइन था, किस में से पास हुई, R1 में से, आई R1 लिख दिया, फिर मुझे प्लस का साइन मिला, आई R2 लिख दिया, फिर मेरे को प्लस का साइन मिला, और जा क्या रही है भाई, पूरी की पूरी उसमें एक लूप में या सीरीज में करंट सेम रहती है। चले गए IR3, खत्म बात, वापस आ गई। आशा करता हूँ तुम्हें किरचॉफ लॉ समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर ओम्स लॉ के क्वेश्चन करेंगे, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में क्वेश्चन पे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने कंसेप्ट देखा, अगली क्लास में क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे और 2-3 कंसेप्ट देखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, ओम्स लॉ के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपने जो दोस्त जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो अपने दोस्तों को भेज दो ये वीडियो, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और 2024 गेट के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।